अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट? आई थिंक कि आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टुडे आई विल डेमोस्ट्रेट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। वो सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस जिसके ज़रिए किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टेप वाइज हल किया जाए बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। अब ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या तो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकती है या इसका शिकार कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। एक बायोलॉजिकल मेथड कुछ स्टेप पे मुश्तमिल होता है जिसको स्टेप बाय स्टेप डेमोस्ट्रेट करते हैं। नंबर 1, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किसी भी बायोलॉजिकल स्टडी का पहला स्टेप है। इसमें किसी ख़ास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सिलेक्ट करके इससे रिलेटेड मालूमात जमा की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मलेरिया जो कि एक जानलेवा बीमारी थी, इसको साइंसदान लेवरॉन ने सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया। लेवरॉन ने मलेरियन पेशेंट के ब्लड सैंपल को माइक्रोस्कोप के ज़रिए चेक किया तो उसे एक टीनी ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम दिखाई दिया। नंबर 2, हाइपोथेसिस। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की ऑब्जर्वेशन और डेटा कलेक्शन यानी उससे मुतल्लिक या उससे रिलेटेड मालूमात हासिल करने के बाद साइंटिस्ट एक फर्जी स्टेटमेंट देता है जो कि हाइपोथेसिस कहलाता है। किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में दी गई मालूमात की बुनियाद पे एक फ़र्ज़ी अंदाज़ा हाइपोथेसिस कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मलेरियन पेशेंट के खून में ब्लड में प्लाज्मोडियम की मौजूदगी पर साइंटिस्ट ने ख्याल किया कि मलेरिया की वजह यही टीनी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, लिहाजा हाइपोथेसिस दिया गया मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है। नेक्स्ट स्टेप इज़ डिडक्शन। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या हाइपोथेसिस को हल करने के लिए साइंटिस्ट हाइपोथेसिस की जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है वो डिडक्शन कहलाता है। इसके लिए किसी एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्ज़ाम्पल मलेरिया के हवाले से डिडक्शन दिया गया कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का सबब है तो तमाम मरीज़ों में इसकी मौजूदगी लाजमी है, जबकि हेल्थी पर्सन के ब्लड सैंपल में प्लाज्मोडियम नहीं पाए जाने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज़ एक्सपेरिमेंट। बायोलॉजिकल मेथड का फोर्थ स्टेप एक्सपेरिमेंट कहलाता है। एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस और डिडक्शन को प्रूव करने के लिए किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट 2 ग्रुप पे किए जाते हैं। नंबर 1 कंट्रोल ग्रुप, नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। नंबर 1 कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप से मुराद सेहतमंद अफराद का ग्रुप है। नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से मुराद मलेरियन पेशेंट हैं। मलेरिया की असल वजह मालूम करने के लिए साइंटिस्ट 100 मलेरियन पेशेंट और 100 सेहतमंद अफराद के ब्लड का मुशाहिदा करते हैं। रिज़ल्ट, ये बायोलॉजिकल मेथड का 5th स्टेप है। अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ब्लड का रिज़ल्ट पॉजिटिव आए तो हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वरना ये रिजेक्ट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में प्लाज्मोडियम पाए जाएं और कंट्रोल ग्रुप में नहीं पाए जाएं तो दी हुई हाइपोथेसिस को सही माना जाता है। दैट इज़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। थ्योरी बायोलॉजिकल मेथड का 6th स्टेप है। जब एक हाइपोथेसिस बार बार टेस्ट करने के बाद सेम रिज़ल्ट ज़ाहिर करे तो वो एक थ्योरी बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायोलॉजी एंड अदर साइंस। बायोलॉजी एक मल्टी डायमेंशनल साइंस है, यानी ये साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ मिलकर और भी ज़्यादा अहमियत हासिल कर लेती है। जैसे केमिस्ट्री के साथ मिलकर बायोकेमिस्ट्री, फिज़िक्स के साथ मिलकर बायोफिज़िक्स और मैथ्स के साथ मिलकर बायोमेट्री के ज़रिए लिविंग सिस्टम की प्रॉब्लम्स को हल करने में और भी ज़्यादा मददगार साबित हो जाती है। अब हम कुछ को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नंबर 1 बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री
सेल या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कंपोजिशन की स्टडी को कहते हैं। ये ना सिर्फ हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ बायोमॉलिक्यूल की मौजूदगी के बारे में बताती है, बल्कि उनकी सिंथेसिस के मैकेनिज़्म को भी डिफ़ाइन करती है। इसके अलावा इन बायोमॉलिक्यूल्स की कमी या ज़्यादती के असरात को भी एक्सप्लेन करती है। मिसाल के तौर पर कोलेस्ट्रॉल की खून में ज़्यादा मिक़दार हार्ट अटैक का सबब बनता है। नंबर 2, बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसके ज़रिए हम फ़िज़िक्स के लॉज और टेक्निक को इस्तेमाल करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिज्म को एक्सप्लेन और मुख्तलिफ फॉसिल्स की एज को मालूम कर सकते हैं। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के इस्तेमाल से लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म की अंदरूनी साख को देख सकते हैं। रेडियो फिज़िक्स के ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ सब्सटेंस की ट्रांसलोकेशन यानी दारुल आमदोरफ्त को मालूम किया जा सकता है। इसके बाद आती है बायोमेट्री। मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के बगैर किसी बायोलॉजिकल रिसर्च और डाटा एनालिसिस नामुमकिन है। बायोलॉजिस्ट अपनी रिसर्च के नताइज मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए ही हासिल कर सकते हैं। नंबर 4 इज़ बिहेवियर बायोलॉजी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुदरती रवैये की स्टडी बिहेवियर बायोलॉजी कहलाती है। मिसाल के तौर पर शहद की मक्खी कुदरती तौर पर फूलों से नेक्टर सक करके अपने छत्तों में जमा करती है और ये शहद की मक्खी का नेचुरल बिहेवियर है। नेक्स्ट वन इज़ बायोसोशियोलॉजी। इसको सोशल बायोलॉजी भी कहते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अपने सराउंडिंग पर कुदरती रवैये की स्टडी को सोशल बायोलॉजी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जंगलात को काट दिया जाए तो इसकी वजह से सैलाब, तूफ़ान, हवा की आलूदगी का अंदेशा और जंगली जानवरों की नस्लें ख़त्म होने का अंदेशा होता है। अल्लाह हाफ़िज़।